स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल फूड एंड फ्रूट प्रिजर्वेशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का। जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने सामान्य आधारित विषय की ऑनलाइन क्लासेस को शुरू किया है। इसी क्रम में कक्षा 12 हेतु सामान्य आधारित विषय की यह क्लास मैं आज डिलीवर करूंगा। कुछ बातें एक बार फिर से मैं दोहराना चाहूँगा। सामान्य आधारित विषय में 2 प्रश्न पत्र होते हैं, जिसमें पहले प्रश्न पत्र का नाम पर्यावरणीय शिक्षा एवं ग्रामीण विकास है और दूसरे प्रश्न पत्र का नाम उद्यमिता विकास है। तो आज की क्लास में हम प्रथम प्रश्न पत्र पर्यावरणीय शिक्षा एवं ग्रामीण विकास के अंतर्गत प्रथम अध्याय प्रारूपिक पर्यावरणीय समस्याओं को डिस्कस करेंगे। क्लास शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा यह अनुरोध है कि आप मेरे इस वीडियो को चाहे जिस माध्यम पे देख रहे हैं, कृपा कर YouTube पेज पे जाएं, YouTube एप्लीकेशन में जाएं और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जैसे ही मेरा YouTube चैनल अपडेट हो, यानी कि कोई नया वीडियो उस पर पोस्ट हो, उसकी सूचना आप तक बिना किसी बाधा के तत्काल पहुंच सके। चलिए फिर आज की क्लास शुरू करते हैं। कुछ जानकारियां आपकी स्क्रीन पे आ रही हैं। इसमें यह बताया जा रहा है कि हम प्रथम प्रश्न पत्र पर्यावरणीय शिक्षा एवं ग्रामीण विकास के अंतर्गत खंड क, ये जो प्रश्न पत्र है ना, वो 2 खंडों में है। खंड क जो है पर्यावरणीय शिक्षा है और खंड ख जो है वो ग्रामीण विकास है। तो हम यहाँ पे खंड क पर्यावरणीय शिक्षा के अंतर्गत अध्याय प्रथम प्रारूपिक पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में जानेंगे। अब जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है प्रारूपिक पर्यावरणीय समस्याएं, तो प्रारूपिक मतलब क्या होता है? प्रारूपिक मतलब होता है कुछ, जिसे अंग्रेजी में सम कहते हैं। इसीलिए इस पाठ का जो नाम है अंग्रेजी में वह है सम इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। कुछ डिटेल आ रही है आपकी स्क्रीन पे, वो उसमें भी वही बताया जा रहा है कि प्रारूपिक का अर्थ होता है कुछ। अतः इस अध्याय के अंतर्गत हम कुछ पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो हमारे पर्यावरण में कई सारी समस्याएं हैं, किंतु इन समस्त समस्याओं के बीच जो सबसे प्रमुख समस्या है वह है वनों का विनाश। वनों का विनाश यह सबसे प्रमुख समस्या क्यों है? क्योंकि किसी ने कहा है कि जब वन नष्ट होते हैं तो केवल वन ही नष्ट नहीं होते हैं, वरन उसके साथ जल नष्ट होता है।
फसलें नष्ट होती हैं, वन जीव और पशुधन नष्ट होते हैं, भूमि से उर्वरता विदा हो जाती है और फिर बाढ़, सूखा, आग, अकाल, महामारी इत्यादि प्रेत एक एक कर मानवता के समक्ष प्रकट होने लगते हैं। कहीं मैंने ये बात सुनी थी और मुझे बड़ा ही सारगर्भित लगा, इसलिए इस बात को मैंने यहाँ पे कोट किया है। अतः इस पाठ में हम वनों के विनाश के प्रमुख कारण एवं उस विनाश के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुए दुष्परिणामों के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। अब वन संपदा का महत्व। अब हम यहाँ पे ये जानेंगे कि वन संपदा का क्या महत्व है हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, संपूर्ण मानवता के लिए। तो कुछ चीजें आपकी स्क्रीन पे आ चुकी हैं, कुछ जानकारियां हैं, जैसे कि वन को इंग्लिश में कहते हैं फॉरेस्ट। फॉरेस्ट शब्द की जो उत्पत्ति हुई है ना, वो लैटिन भाषा के शब्द फॉरिस से हुई है, जिसका तात्पर्य है बाहर की ओर, यानी कि आउटसाइड। तो पूर्व में, मतलब इस पहले वन शब्द का उपयोग जो था वो बिना जोती हुई भूमि के लिए होता था। मतलब कि पहले हम उस भूमि को वन कहते थे जो जिसे जोता नहीं जाता था, वह चाहे बंजर हो या पेड़ पौधों से आच्छादित हो, ऐसी समस्त भूमि को वन कहा जाता था। किंतु जो नवीन परिभाषा आई है उसके अनुसार वन ऐसे पादप संघ हैं। यहाँ पे एक प्रश्न मेरे मन में उठ रहा है कि ये पादप क्या होता है? पादप मतलब क्या होता है, बताइए? पता है पादप मतलब क्या होता है? पादप मतलब होता है, पादप को उद्भिद भी कहते हैं। पादप को उद्भिद भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है कि जीव जगत की एक ऐसी बड़ी श्रेणी जिसके अधिकांश सदस्य प्रकाश संश्लेषण द्वारा शर्करा जातीय खाद्य पदार्थ बनाने में समर्थ हों और वो गमनागमन नहीं कर सकते हो। जैसे कि वृक्ष हो गए, लताएं हो गई, झाड़ियां हो गई, यहां तक कि हरे शैवाल भी हो गए। तो मैं समझ पा रहा हूं कि आपको पादप का मतलब समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कहा जा रहा है कि जो नई परिभाषा आई है वन की, उसके अनुसार वन ऐसे पादप संघ हैं, ऐसे पादपों का एक समूह है जिसमें वृक्षों एवं अन्य पादपों की प्रमुखता एवं बाहुल्यता है। वन एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है जिनका नवीनीकरण होता रहता है, जिनका नवीनीकरण होता रहता है। आपको याद होगा जब हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे, पिछली ही कक्षा में जब हम पढ़ रहे थे पर्यावरणीय संसाधनों में, तो उसमें एक संसाधनों के वर्गीकरण में एक वर्गीकरण था अक्षयी संसाधन। अक्षयी संसाधन क्या होते हैं? अक्षयी संसाधन वे संसाधन हैं जो जिनका नवीनीकरण होता रहता है। ठीक है, तो वन भी अक्षयी संसाधन ही है और इसीलिए यह एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है जिनका नवीनीकरण होता रहता है तथा जिसके संरक्षण से अनेक बहुमूल्य उपजें
तो मिलती ही हैं, साथ ही साथ पारिस्थितिकीय संतुलन भी बना रहता है, जो पृथ्वी पर निवास करने वाले समस्त जीवधारियों के लिए परम आवश्यक है, परम आवश्यक है। वन ग्रामीण विकास में भी एक प्रमुख संसाधन की भूमिका निभाते हैं। वास्तव में वन न केवल ग्रामीण जीवन के अभिन्न अंग हैं, अपितु यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसके बावजूद विश्व में वनों का भारी विनाश हो रहा है, भारी विनाश हो रहा है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इतने महत्वपूर्ण संसाधन का संपूर्ण विश्व में, केवल भारत में ही नहीं, संपूर्ण विश्व में जबरदस्त विनाश हो रहा है। इसका एक उदाहरण दें आपको, संभवतः आप जानते भी होंगे। अभी पिछले साल की बात है, बहुत समय नहीं बीता है। चलिए, इससे पहले एक प्रश्न आपसे पूछता हूं, उस प्रश्न को सुन के या उस प्रश्न के उत्तर को समझ के आपको पता चल जाएगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। तो प्रश्न मेरा ये है कि मुझे ये बताइए कि विश्व का सबसे बड़ा जंगल का नाम क्या है? बताइए, क्या नाम है विश्व के सबसे बड़े जंगल का? विश्व के सबसे बड़े जंगल का नाम अमेजन है। जिसे अमेजन वर्षा वन कहते हैं, यानी कि अमेजन रेन फॉरेस्ट। यह दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है, जो दक्षिण अमेरिका से ब्राजील तक फैला है और जिसका क्षेत्रफल 55 लाख वर्ग किलोमीटर है। 55 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी कि हमारे भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग दोगुना है और यूरोपीय देशों के क्षेत्रफल का 1.5 गुना है। इतना विशाल क्षेत्रफल में ये जंगल फैला हुआ है। इसके बारे में यह भी कहा जाता है कि अगर ये कोई देश होता तो दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश होता। इस जंगल की सीमाएं 9 देशों से मिलती हैं। वो 9 देश कौन कौन से हैं? ब्राजील, बोलीविया, कोलंबिया, इक्वाडोर, गिनी, पेरू, फ्रेंच गिनी, सूरीनामा और वेनेजुएला। इस जंगल में लगभग 39,000 करोड़ पेड़ पौधे और 16,000 से ज्यादा उन पेड़ पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं। और इसी जंगल में विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी बहती है। तो अब प्रश्न आपके मन में उठ रहा होगा कि विश्व की पहली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो अफ्रीका में बहने वाली नील नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है। और दूसरे नंबर पे इस अमेजन नदी का नाम है और इसी नदी के नाम पे इस क्षेत्र को, इस जंगल को अमेजन रेन फॉरेस्ट कहा जाता है। ये जो जंगल है ना, इसका एक और उपनाम है। इसे लंग्स ऑफ अर्थ कहा जाता है, मतलब इसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है।
यह जंगल संपूर्ण पृथ्वी को जितनी ऑक्सीजन सप्लाई होनी चाहिए उसका 20% ये जंगल देता है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जंगल क्यों महत्वपूर्ण है। सोचिए कि पूरे विश्व में जितनी ऑक्सीजन की खपत है उसका 20% अकेले ये जंगल देता है। और इतने महत्वपूर्ण संसाधन में अगस्त 2019 में आग लगी। स्वयं नहीं लगी, लगाई गई। किसके द्वारा? ब्राजील के मांस निर्यातक लॉबी और खेती उद्योग को करने वालों के द्वारा आग लगाई गई। क्योंकि हमेशा से इन इलाकों के संसाधनों पर विश्व के बड़े कारपोरेशन या कॉरपोरेट हाउसेस की हमेशा नजर रही है। और ज्यादातर दक्षिणी देश जिनका अभी अभी मैंने नाम लिया, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। इसी का लाभ उठा के ये चंद मुट्ठी भर स्वार्थी लोग अपना हित साधते हैं। तो उन्होंने आग लगाई और ये जंगल कई महीनों तक जलता रहा। स्थिति ये थी कि इस आग को अंतरिक्ष से भी देखा गया और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने इसकी तस्वीरें भी मीडिया में प्रसारित की थी। नासा की माने तो अमेजन में लगी आग का धुआं अटलांटिक तटों तक फैल गया था और 28,800 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र को उसने ढक लिया था। लेकिन इन सब के बावजूद भी पर्यावरण के प्रति हमारी जागरूकता पहले जैसी ही है। कोई संजीदगी नहीं है किसी प्रकार की, सिर्फ भाषणबाजी होती है। धरातल पे इसको लेके जो संजीदगी दिखनी चाहिए वो दिखाई नहीं देती है। पर इस धृष्टता का खामियाजा जानते हैं कौन भोगेगा? हमारी आने वाली पीढ़ियां भोगेंगी। और हम विकास के नाम पर पृथ्वी को प्राण वायु देने वाले जंगलों को जो इस कदर नजरअंदाज कर रहे हैं, इसका प्रतिफल बहुत जल्द मिलना शुरू हो गया है और बहुत जल्द विस्फोटक स्थिति में संपूर्ण पृथ्वी पहुंचने वाली है। अब आते हैं भारत पर। तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर का है, जिसमें से 752 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को वन के रूप में अधिसूचित किया गया, जिसमें से 406 लाख हेक्टेयर क्षेत्र आरक्षित है, 251 लाख हेक्टेयर क्षेत्र संरक्षित है और 131 लाख हेक्टेयर क्षेत्र
गैर वर्गीकृत है। संपूर्ण क्षेत्रफल का 19.47% हमारे भारत में वानस्पतिक वन्य क्षेत्र है। तो हम काफी समृद्ध हैं वनों के मामले में, लेकिन यह समृद्धता हर जगह नहीं है, कहीं कहीं है, जैसे कि उत्तराखंड है, जैसे कि दक्षिण भारत केरल है। पर हमारा जो उत्तर भारत है वो सघन जनसंख्या दबाव के चलते इस महत्वपूर्ण संसाधन से वंचित है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और जानकारियां। आप वनों के विनाश के कारण, अब हम जानने का प्रयास, वनों के विनाश के क्या क्या कारण है। तो जो पहला कारण है वो है अनियंत्रित पशुचारण। मतलब कि भारत में चारे की विकट समस्या है, पशुओं के चारे की विकट समस्या है, और इसके निदान स्वरूप हम भारतीय पशुओं को जंगलों में भोजन तलाशने के लिए स्वतंत्र छोड़ देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जंगलों का एक बड़ा भाग मामूली किस्म की झाड़ियों का क्षेत्र बन के रह जाता है। पौधे जो कि कल पेड़ हो सकने की क्षमता रखते थे, उनको ये पशु चट कर जाते हैं, और जहां जंगल होने चाहिए वो झाड़ियों में तब्दील होके रह जाता है। दूसरा, झूम खेती, ये भी एक बड़ा ही डिजास्टर है। ये ठीक उसी तरह का डिजास्टर है जैसा कि पराली पराली की जो समस्या है। आपने सुना होगा कि जब अक्सर जाड़ा मतलब जाड़े का मौसम शुरू होता है तो दिल्ली उल्ली कोहरे से ढक जाता है, धुएं वाले कोहरे से। वो इसलिए होता है क्योंकि धान को काटने के बाद किसान हरियाणा पंजाब के वो जला देते हैं, जो डंठल है उसको पूरा पूरा जला देते हैं, और उनसे निकला हुआ धुआं आसपास के बड़े भूभाग पर छा जाता है। अब हमेशा जाड़े के समय में ये मीडिया की प्रमुख हेडलाइन बनती है। तो इसी तरह से है झूम खेती। यह एक कृषि पद्धति है जिसके अंतर्गत किसी क्षेत्र विशेष की समस्त वनस्पतियों को काटकर जला दिया जाता है। जब इन वनस्पतियों की जली हुई राख मिट्टी में मौजूद खनिजों के संपर्क में आती है तो वह उस भूमि की उर्वरता को बढ़ा देती है। इस उपजाऊ मिट्टी से 2-3 फसलें ले ली जाती हैं। तत्पश्चात यही प्रक्रिया वन के दूसरे भागों में भी की जाती है। विश्व में लगभग 3 करोड़ वर्ग मील क्षेत्र में रहने वाले 20 करोड़ आदिवासी झूम खेती करते हैं। भारत में लगभग 95 लाख हेक्टेयर भूमि पर ऐसी खेती की जाती है, और यह खेती बहुलता में मध्य प्रदेश तथा उत्तर पूर्वी राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों में की जाती है। तीसरा है वनों का कटाव, अनियंत्रित कटाव। भारत में विकास एवं निर्धनता जैसे कारणों के चलते वनों का तीव्र कटान हुआ है। यह कटान मूल रूप से ईंधन व औद्योगिक कार्यों हेतु लकड़ी व अन्य वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। कटे हुए वृक्षों को जब वनों से बाहर ले जाते हैं तो उनकी चपेट में आने से जो छोटे पौधे हैं जो कल बड़े वृक्षों में तब्दील होते, वे और उनके साथ साथ झाड़ियां भी रौंद दी जाती हैं, जिनसे कि वनों के नवीनीकरण की संभावना समाप्त हो जाती है। तो वनों का कटान भी प्रमुख बिंदु है वनों के हो रहे ह्रास का।
चौथा है वनों में आग, जो कि अभी अभी मैंने अमेजन के जंगलों के उदाहरण में स्पष्ट किया। तो वनों में आग लगने से मिट्टी में विद्यमान सभी जैव पदार्थ जल जाते हैं तथा यह आग वन क्षेत्र में हवा के माध्यम से बड़ी ही तेजी से चारों तरफ फैलती है, जिससे वन क्षेत्र के साथ साथ वन्य जीव भी जलकर राख हो जाते हैं और पारिस्थितिकीय तंत्र डिस्टर्ब होता है। पांचवा है बांध एवं सड़क निर्माण। बांध एवं सड़क निर्माण तो देश के आर्थिक विकास हेतु बड़ी मात्रा में बांध व सड़कों का निर्माण किया जाता है, किया जाता था, किया जाता रहेगा, क्योंकि विकास की ये मुख्य धुरी है। और इस मुख्य धुरी के परिणाम स्वरूप बड़ी मात्रा में वन क्षेत्र जलाशय बन गए हैं। जैसे आपको अगर उत्तराखंड में टिहरी जाने का मौका मिले तो आप देखेंगे कि एक पूरा टिहरी नगर जो है ना, वो वहाँ जो टिहरी डैम बना है उसके चलते पूरा का पूरा शहर जलाशय में तब्दील हो गया। अब नई टिहरी बसाई गई है, बड़ी मात्रा में जंगल जलाशय में तब्दील हो गए उस टिहरी डैम के चलते। तो वही कहा जा रहा है कि बड़ी मात्रा में वन क्षेत्र जलाशय बन गए अथवा उन्हें विस्फोटों के द्वारा नष्ट कर दिया गया। साथ ही साथ सड़कों के निर्माण हेतु उनके मार्ग में आने वाले समस्त वृक्षों को काट डाला जाता है। कहीं भी आपके यहाँ सड़कें चौड़ी होती हैं तो चौड़ीकरण से पहले जबरदस्त विनाश होता है वृक्षों का। इस आर्थिक विकास का सबसे बड़ा दंश वृक्ष और वन ही झेलते हैं। छठा है ईंधन की मांग। तो ईंधन हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में लकड़ी का प्रयोग किया जाता है और बड़ी मात्रा में प्रयोग किया जाता है, जिसकी आपूर्ति वनों से होती है और इस आपूर्ति हेतु वनों में वृक्षों को काटा जाता है। सातवां है उद्योग के लिए कच्चा माल। तो कई सारे उद्योग हैं, जैसे कागज का उद्योग है, प्लाईवुड है, बेंत के फर्नीचर का उद्योग है, दियासलाई उद्योग है, खेल के सामान के निर्माण करने का उद्योग है। इन सभी उद्योगों के लिए कच्चे माल हेतु वन पर ही निर्भरता है। कच्चे माल के लिए तो वन पर निर्भरता है ही, साथ ही साथ जितने भी उद्योग धंधे संचालित हो रहे हैं उन उद्योग धंधों में पैकेजिंग, मतलब उत्पाद के पैकेजिंग हेतु जो सामग्री प्रयोग की जाती है उसका भी मुख्य स्रोत वन ही है। और इन स्रोतों की आपूर्ति हेतु वनों का तेजी से क्षय हुआ है और हो रहा है। आठवां है व्यापारिक फसलों तथा बागवानी। तो व्यापारिक फसलों की बुआई तथा बागवानी के विस्तार के कारण भी वनों का भारी विनाश हुआ है। हिमाचल प्रदेश तथा केरल में बड़े बड़े वन क्षेत्रों को काटकर बागान बना दिए, जिसमें व्यापारिक फसलें उगाई जाती हैं, जैसे सेब तथा अन्य फल। इन उत्पादों को देश विदेश में भेजने हेतु बड़ी मात्रा में पेटियां तैयार की जाती हैं और उन पेटियों को तैयार करने के लिए प्रतिवर्ष हजारों हजार वृक्षों को काट दिया जाता है, जिससे कि वनों को जबरदस्त क्षति पहुंच रही है। नवा है दोषपूर्ण वन नीति। तो स्वतंत्रता से पूर्व ब्रिटिश सरकार की नीति वनों से अधिक राजस्व प्राप्त करने की थी, फलतः वनों को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया गया। किंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 1952 में राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा कर दी गई, पर जिन्हें रोकना था वो ही स्वार्थ के वशीभूत होकर कटवाने लगे, यानी कि दुर्भाग्यवश स्वार्थ के वशीभूत होकर वन रक्षक ही वृक्षों की कटान में सम्मिलित हो गए और वनों का ह्रास रुका नहीं। तो ये थे
वनों के विनाश के कारण। अब हम वनों के विनाश के दुष्परिणाम के बारे में चर्चा करेंगे। तो कुछ जानकारियां आपकी स्क्रीन पे आ चुकी हैं। वह इस प्रकार से हैं कि पेड़ पौधों एवं वनस्पतियां किसी क्षेत्र के पारिस्थितिक तंत्र का आधार होते हैं। इकोसिस्टम जो होता है ना, उसका मुख्य आधार पेड़ पौधे और वनस्पतियां ही होते हैं। वनस्पति ही सौर ऊर्जा को ग्रहण करके प्रकाश संश्लेषण द्वारा विविध जैव पदार्थों का निर्माण करती है तथा वनस्पतियां ही पर्यावरण को मानव के अनुकूल बनाती हैं और उसे भोज्य पदार्थ प्रदान करती है। साथ ही साथ भूमि के कटाव को भी रोकती हैं। किंतु किंतु इन सब के बावजूद वनों का व्यापक स्तर पर विनाश बदस्तूर जारी है और इस विनाश का जो दुष्परिणाम है वो निम्नवत है। जिसमें जो पहला दुष्परिणाम है वो ये है कि व्यापारिक एवं ईंधन हेतु लकड़ी का अभाव। तो भाई जब वन ही नहीं रहेंगे तो ईंधन है तो लकड़ी कहाँ से मिलेगी? वृक्षों से वन है और वृक्षों से ही हमें लकड़ी मिलती है। तो जब वृक्ष ही नहीं रहेंगे तो लकड़ी कहाँ से मिलेगी? सीधी सी बात है। यही कारण है कि आज लकड़ी बहुत ही महंगी है। दूसरा, मिट्टी की उर्वरा शक्ति का ह्रास। तो जैसा कि पीछे बताया जा चुका है कि वृक्षों के कट जाने से मिट्टी में जैव पदार्थों की कमी हो जाती है और जैव पदार्थों की कमी होने से मिट्टी जो है वो ऊसर हो जाती है, मतलब उसकी उर्वरा शक्ति कम हो जाती है या खत्म हो जाती है। तीसरा, भूमि के कटाव में वृद्धि। तो भाई ये भी एक महत्वपूर्ण दुष्परिणाम है। आप देखते होंगे कि मिट्टी कट रही है और समुद्र जो है वो उथला हो रहा है। नदियों में गाद प्रचुर मात्रा में भर रही है। वो इसी वन के कटाव का दुष्परिणाम है, क्योंकि वृक्ष व पौधे की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को बांधे रहती हैं। साथ ही साथ घने वन जो हैं वो पानी के प्रवाह को धीमा करते हैं। फलतः मिट्टी की ऊपरी परत सुरक्षित रहती है और पानी के बहाव में बह नहीं पाती। किंतु जब वन अर्थात वृक्ष कटने लगते हैं तो मिट्टी को मिलने वाला यह जो संरक्षण है वो समाप्त हो जाता है और फिर मिट्टी यानी कि भूमि में तीव्र कटाव देखने को मिलता है। चौथा है महत्वपूर्ण वनस्पतियों व जंतुओं का लुप्त होना। तो जैसा कि पहले पीछे बताया जा चुका है कि वन किसी क्षेत्र का एक ऐसा पारिस्थितिक तंत्र, इकोलॉजिकल सिस्टम है जिसमें न केवल विभिन्न प्रकार के वृक्ष, झाड़ियां व पौधे मिलते हैं, अपितु अनेक प्रकार के शाकाहारी, मांसाहारी, परजीवी, मृतोपरजीवी जीव भी पाए जाते हैं। वनों के विनाश के साथ साथ यह जो प्राकृतिक जीन भंडार है वो भी समाप्त होता जा रहा है और हो ही नहीं रहा है। कुछ जीवों की प्रजातियां तो सदा सर्वदा के लिए लुप्त हो चुकी हैं, आपको देखने को ही नहीं मिलेंगी। कुछ समय बाद
ऐसा बहुतायत में आपको देखने को मिलेगा। अगला टॉपिक है भूमिगत जल स्तर में कमी व मरुस्थलीकरण। तो भाई पेड़ पौधों की जड़ों के माध्यम से वर्षा का जल धीरे धीरे रिस कर भूमि के अंदर जाता है, ये सब जानते हैं। जबकि अगर भूमि खाली है तो वो वर्षा के जल को सोख नहीं पाती। तो इसका दुष्परिणाम यह होता है कि उस क्षेत्र के भूमिगत जल के स्तर में भारी कमी आ जाती है, जिससे कि वो पूरा का पूरा क्षेत्र मरुस्थल बन जाता है। सातवां है छठा है भूस्खलन। तो जैसा कि भूमि के कटाव में वृद्धि वाले टॉपिक में हमने डिस्कस किया कि पेड़ पौधों की जो जड़ें हैं वो जमीन को बांध के रखती हैं, और जब इनका कटाव हो जाता है तो जमीन को मिलने वाला यह जो प्राथमिक संरक्षण है वो समाप्त हो जाता है, और जिसके कारण भूस्खलन होता है। अगला है बाढ़। ये भी एक बहुत बड़ी त्रासदी है। वनों के विनाश के कारण हमारे समक्ष निरंतर बड़ी होती जा रही है। अभी कुछ दिन पहले ही आसाम, बिहार में जबरदस्त बाढ़ आई थी। मीडिया की व्यापक कवरेज प्राप्त हुई थी उस बाढ़ को। तो उसका इस बाढ़ का कारण भी वनों का विनाश है। खाली भूमि तेज वर्षा के दौरान जल के बहाव को सहन नहीं कर पाती और न ही वो जल को सोख पाती है। फलस्वरूप जल के बहाव के साथ साथ भूमि की ऊपरी परत भी बह जाती है, वह नदियों में एकत्रित हो जाती है, जिससे नदियों का तल उथला हो जाता है और नदियों में जल्दी जल्दी बाढ़ आने लगती है। आठवां है जलवायु का असंतुलित होना। तो जो जलवायु है इसके जो नियंत्रक हैं वो वन है, यानी कि वन आर्द्रता में वृद्धि करते हैं और वर्षा में सहायक होते हैं। इसके साथ ही साथ वो तापमान को भी नियंत्रित करते हैं। वृक्ष कार्बनिक गैसों को ऑक्सीजन में परिवर्तित कर देते हैं, किंतु जब वनों का कटान होता है तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे तापमान में वृद्धि होती है और मौसम में बदलाव आता है और हमारी संपूर्ण जलवायु असंतुलित हो जाती है। तो आज हमने प्रारूपिक पर्यावरणीय समस्याओं में सबसे प्रमुख समस्या वन संपदा के महत्व, उसके विनाश और उसके विनाश के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुए दुष्परिणामों पर व्यापक चर्चा की। अब आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। जल्द ही मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। तब तक आप सभी स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, आसपास सफाई बनाए रखें और मेरे इस YouTube चैनल के पेज पे जाएं, चैनल को विजिट करें, जो भी पाठ्यक्रम से संबंधित वीडियोस मैंने डाले हैं उनको देखें, बार बार देखें, बार बार देखें, कंसिस्टेंसी में देखें, उनको पॉज कर करके देखें। लगातार तो देखें ही, लेकिन पॉज करके देखें और पॉज करके नोट्स बनाएं। ऐसा करने से आप पूर्ण रूप से अपने आप को तैयार कर पाएंगे
आगामी बोर्ड की परीक्षाओं के लिए। और साथ ही साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर कुछ प्रश्न हो तो वो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछें, मैं उनका रिप्लाई दूंगा आपको। कुछ सुझाव हैं, कुछ बातें नहीं समझ में आ रही हैं, कुछ ऐसे तथ्य आपके मन में आ रहे हैं जो इन वीडियोस में डिलीवर होने चाहिए, तो वो मुझे बताएं। आपके सुझावों, आपके प्रश्नों का इंतजार रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को धन्यवाद।